मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं खासकर वायरस का जो लास्ट टॉपिक है। आज ये कंप्लीट सिलेबस होगा, तो जो हमारे बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और क्लास को कंटिन्यू करें अपना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया हुआ है कि मैं कंप्लीट नोट्स आपको देने वाला हूं खासकर आपके एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट नोट्स का मतलब ये हुआ कि टीजीटी और पीजीटी एलटी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से कोई भी प्रश्न यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और अभी तक मैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैक्सोनॉमी के जितने भी कंटेंट्स हैं उन सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ और उसमें आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों का भी मैंने बराबर से जिक्र किया है विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आज मैं एक बार फिर से आपके लिए वायरस का ये लास्ट क्लास है और वायरस के जितने भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमारे नोट्स में आपको मिलेगा। और जो आज का जो क्लास है हमारा ये एकदम लास्ट क्लास है और इस क्लास के दौरान हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं वो आपको इस क्लास में देखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में आपके जितने भी संपर्क में जितने भी दोस्त हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है अभी तो फ्री चल रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम भी एकदम पेड क्लास की तरफ चलेंगे। तो जब तक आपको फ्री मिल रहा है तब तक आप अपना पढ़ते चलिए, जब तक हमारा माइंड मेकअप नहीं बन जाता कि अब मुझे पेड जो है बैच की तरफ चलना है, तब तक आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अपने यार के बीच में इस मैसेज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं उन सारे मैटर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें परोस रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। और कोई भी बच्चा, चाहे गरीब बच्चा हो चाहे अमीर बच्चा हो, कोई भी बच्चा अभी हमारी फ्री क्लासेस को पढ़ सकता है। उनको पूरा का पूरा हम मटेरियल देंगे और नीचे डिस्प्ले पे हमारा नंबर भी शो कर रहा होगा। हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे जो बच्चे नए हैं वो एलटी बायोलॉजी का जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में जोड़ सकें, और एक टेलीग्राम चैनल भी है उसमें भी हम जोड़ सकें, ताकि बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नोट्स प्रॉपर आपको मिलता रहे। हमारा कर्म और ये धर्म यही कहता है कि हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से जितना हो सके मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि कल एक लास्ट क्लास था ही, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने सोचा कि कल ही कंप्लीट करा देंगे, लेकिन नेटवर्क की इशू की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज उसी क्लास को हम फिर से एक बार आपके सामने कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई कर देना एक ऐसी कोशिका जो अपनी संख्या को बढ़ा देती है। मल्टीप्लाई करना क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं।
मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, कोई एक कोशिका है और ये जो कोशिका है यह अपनी संख्या को, ध्यान रखिएगा, यह अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। और बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये अपनी संख्या को जब बढ़ा देगा तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ये डिस्टरबेंस होता है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी एक सेल है और ये सेल क्या करता है, अपनी संख्या को क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करता है, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। संख्या को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और जब भी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी किसी लिविंग होस्ट में होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा डेड बॉडी हो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाए, नहीं, वहाँ पे नहीं होगा। ये जब भी यह प्रक्रिया होगी यह एक लिविंग होस्ट होगा। कैसा होगा, लिविंग होस्ट होगा, और उसी होस्ट में ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहीं पे ये अपनी संख्या को बढ़ा पाएगा, नहीं तो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएगा। तो आइए, सबसे पहला जो इनका प्रोसेस होता है वो एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है सर, पहला जो पॉइंट है एडसॉर्प्शन। मैं फिर से कहूँगा कि एडसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एडसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक वायरस जो है, एक वायरस किसी लिविंग होस्ट से जाके संपर्क करता है, जुड़ता है। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी बॉडी से जाके ऐड हो जाना। मैं फिर से आपसे कहूँगा, किसी भी बॉडी से जाकर ऐड हो जाना एडसॉर्प्शन कहलाता है, एडसॉर्प्शन कहलाता है। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पेनिट्रेशन। मैं फिर से आप कहूँगा, क्या, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बैक्टीरिया किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए ये आपकी बैक्टीरिया है, हाँ, और यहाँ पे आपका कोई वायरस है, और ये वायरस क्या करेगा, अपने टेल फाइबर के द्वारा इस बॉडी में जुड़ेगा। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट होगा। लेकिन जब यही वायरस क्या करेगा, धीरे धीरे इनके इस बीच में यहाँ पे आके अपने जो टेल फाइबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, टेल फाइबर के द्वारा एक एंजाइम लाइसोजाइम, यह प्रश्न पूछा गया है कि जो है टेल फाइबर कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है। तो आपको याद रखना है कि लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिक्रीट करता है एंजाइम्स को, और ये सिक्रीट करने के बाद क्या करता है, किसी दूसरी बॉडी में जुड़ता है, और दूसरी बॉडी में जुड़ने के बाद ये क्या करता है सर, जब ये लिविंग होस्ट मिलेगा, ये होस्ट होता है, और इस होस्ट में जाके जब ये जुड़ेगा तो अपनी संख्या को क्या करेगा, ये बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से जो इनकी संख्या है 100 से लेके 300 तक इनकी न्यू फेजेस बनती हैं। कितनी बनती हैं, 100 से लेके 300 तक इनकी नई फेजेस बनती हैं, और इस वजह से इनके अंतर्गत पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 15 से 20 मिनट। कितना, 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, मैंने 3 स्टेप बताए, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, और एक और स्टेप बताने चल रहा हूँ जो, और ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ
कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तीसरा पोर्शन आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वहाँ पे इनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मतलब उसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस होती है, जिससे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं बन के टूटना और टूट के फिर बन जाना, ये कोई भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पे जब टूटता है तो ऐसी अवस्था को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत डालते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बैक्टीरियल सेल, जो ये बैक्टीरियल सेल होता है, इस बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जिनकी संख्या अभी मैंने आपको बताया। इनकी संख्या कितनी होती है? 100 से लेके 300। यहाँ पे न्यू फेजेस, क्या जो न्यू फेजेस हैं ये बनेंगे, और इनकी जो संख्या है फेज बनने के साथ साथ इनको जो समय लगता है 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है? 15 से 20 मिनट का यह समय लगता है इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको ऐसा कोई चीज़ है जो न समझ में आया हो। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स हमारे आपके समझ में आए होंगे। यदि बच्चा कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। अगला पॉइंट क्या कहता है? इनके बीच का जो रेशियो होता है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होगा? 94। इनके बीच का मतलब किसके बीच का? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होता है? 94.5 से लेके इनके जो रेशियो होता है 96, ध्यान रखिएगा 96 का ये रेशियो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ जो क्वेश्चंस है उस पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका तो जो फेजेस था ये तो आप जान ही गए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक नया हेडिंग डालिएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में याद करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है। TMV का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, एक ऐसा वायरस जिसका सबसे पहले इसी से खोजा गया था। WM स्टैनली ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ये होता क्या है इसके बारे में 2 लाइन बता दूं। इसके बारे में ये होता है कि यहाँ पे जो टोबैको की पत्तियाँ थी, इन्होंने देखा कि इनके पत्तियों में कुछ चितकबरा टाइप का, मतलब जो पत्तियाँ होती थी बीच बीच में धब्बे दिखाई देते थे, स्पॉट दिखाई दिए। तो अब जब इन्होंने बैक्टीरियल फ़िल्टर का प्रयोग करके इसको छाना तो इन्होंने देखा कि ये तब भी नहीं क्लियर हो रहा था। ठीक है, पकड़ में नहीं आया। लेकिन फिर इन्होंने एक जो है पतला मेम्ब्रेन का प्रयोग किया। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या किए कि जो वायरस था उसको फिर इन्होंने फ़िल्टर किया। तो उससे क्या हुआ कि जो रस निकाला, वो रस निकाल के एक नए फ्रेश पत्ती पे जब इन्होंने डाला तो वो भी पत्तियाँ रुकीली हो गई। जब इसका बराबर प्रयोग किया गया तो ये समझ में आया कि जो मोज़ेक डिसीज़ होता है टोबैको में, वो कहीं न कहीं जिम्मेदार कौन है? वायरस ही है। ठीक है, वायरस है। वायरस के बारे में ही चैप्टर चल रहा है, तो इसके बारे में मैं कई चीज़ आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले इसका जो खोज किया गया था इवैनो इवस्की ने, डिस्कवर्ड बाय इवैनो
इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में कब बताया था? 1892। डेट यहाँ नोट कर लेना है। 1892 में सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनका जो साइज था, अगर हम साइज की बात करें तो 300 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 एंगस्ट्रॉम, ये जो था इनका जो स्ट्रक्चर था, ये इनकी लंबाई कितनी थी? 300 एंगस्ट्रॉम था। ये जो रेशियो था ये कितना था? इनका जो लेंथ था वो कितना था? 300 एंगस्ट्रॉम था। लेकिन अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितना था? 117 एंगस्ट्रॉम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस संरचना की सबसे ख़ास बात क्या थी कि इसमें डीएनए के साथ साथ इसमें आरएनए था। आरएनए कौन सा था? सिंगल स्ट्रैंडेड। कौन सा था? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये भी नोट कर लेना है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे जो कैप्सिड होता है, ये जो कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का क्या बना होता है? कैप्सिड बना होता है। क्या बना होता है? कैप्सिड बना होता है। और इस कैप्सिड के प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। जो इनकी संख्या होती है, कितनी होती है आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। 2130 इसके कैप्सोमियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2130 इसके कैप्सोमियर होंगे। और एक कैप्सोमियर में, ध्यान दीजिएगा, एक कैप्सोमियर में 1 कैप्सोमियर में 158, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना है, 158 अमीनो एसिड। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है और ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी आप यहाँ पे स्टार लगा लें, यहाँ भी स्टार लगा लें, यहाँ भी स्टार लगा लें। और ये किसका बना होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। तो एक ही लाइन से 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद और आगे की तरफ चलते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या थी, नोट करिएगा अगला पॉइंट क्या है सर? न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हैं वह 6500, ध्यान रखिएगा, 6500 6500 क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है कितना? 6500, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 2.4 इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनका जो हेलिक्स में इनकी जो संख्या होती है 130 हेलिक्स पाए जाते हैं। कितने? 130 हेलिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, कैप्सोमियर में। और ये जो कैप्सोमियर में कहाँ पे मिलता है? टोबैको मोज़ेक वायरस में मिलता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट करना है। क्या नोट करना है? कि केवल एक जो न्यूक्लिक एसिड है ये कटका है कि कंटेन करते हैं सिर्फ
वन क्या कंटेन करता है? 16.5 क्या? 16.5 कैप्सोमियर, ठीक है ना? 16.5 कैप्सोमियर ये क्या करता है? रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट सर क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या है कि सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? वायरस के द्वारा जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स। जो दिखाई दे, कहाँ दिखाई देगा, किस तरीके से प्लांट में देखा गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है, कुछ के नाम बताएंगे, उसको आपको नोट करना है, ठीक है। पहले आप 3 चीज़ों को याद करना है। सबसे पहले मोज़ेक याद करना है, ठीक है। इसके बाद येलोविंग याद करना है, ठीक है। इसके बाद क्लोरोसिस याद करना है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपको क्लोरोसिस नेक्रोसिस, वेन बेंडिंग एंड वेन क्लियरिंग। 4 के बाद 5, वेन बेंडिंग, वेन क्लियरिंग, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि मोज़ेक हो, चाहे पत्तियों में पीला पड़ जाए, चाहे क्लोरीन, चाहे उनका जो क्लोरोफिल होता है वो उसका नुकसान हो जाए, ठीक है। चाहे वो हरे से नुकसान हो जाए। मतलब ये अगर किसी तरीके से वेन के बारे में आपने सुना होगा, जो वेन दोनों हम देख रहे हैं, वेन का बेंडिंग हो जाएगा और वेन का इसमें क्लियरिंग हो जाता है। तो ये जो 6 एग्जाम्पल हैं, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ऐसा सिम्टम्स आपको लीफ में देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप अपने विचार को, बात को रख सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स के इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा करूंगा, ताकि आज ये पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो बता सकते हैं। अगला टॉपिक डालिएगा माइकोफेज। क्या डालना है? माइकोफेज डालना है। माइकोफेज डालना है। माइकोफेजेस की सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि माइकोफेज में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है ये भी। यहाँ चाहे हैच लगा लीजिए, चाहे स्टार लगा लीजिए, या चाहे IMP लिख लीजिए, या आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ से आपका 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ों में। जैसे माइकोफेजेस की बात हो गई, तो ये सबसे जो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है खासकर एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसका खोज कौन किया था? सबसे पहले अगर मैं शब्दों को तोड़ूं तो इसका तो मतलब आप जानते हैं सर, वायरस होता है। और माइकोफेजेस का मतलब क्या होता है? फंगस होता है। तो फंगस वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? माइकोफेजेस कहा जाता है। और इसकी जो खोज किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड। क्या डिस्कवर्ड जो किया गया था, डिस्कवर्ड एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था सिंडेन।
क्या नाम था? सिंडेन था। सिंडेन साहब ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। कब खोज किया था? 1957 में। कब किया था सर? 1957 में सबसे पहले इन्होंने इस डेट पर सिंडेन साहब ने किसकी खोज की थी? माइक्रोफेजेस की। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आरएनए तो होगा, लेकिन कौन सा, सिंगल या डबल? तो क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे वायरस पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है आरएनए के बारे में। और तीसरा सर पॉइंट क्या है? इनके आकार की अगर हम बात करें, इनकी जो संरचना है, इनका जो शेप है, आकार कैसा होता है? आपको दो चीज़ें पूछ सकता है दोनों फॉर्मेट में, एस्फेरिकल या पॉलीगोनल। एस्फेरिकल या पॉलीगोनल आकार का इनका शेप होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, यह एक्सपेरिमेंट किया गया था किस पे किया गया था? ऑन एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस के अंदर इसके बारे में खोजा गया था, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये क्लास हमारी, और इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और यहाँ पे उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जो वायरस से रिलेटेड, वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम उसको सबको यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप हमारे जो है इस क्लास के दौरान जितनी भी कॉन्सेप्ट को हम आपको सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, ये आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वायरॉइड्स, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की अगर हम बात करें तो वायरॉइड्स जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी की गई थी, डिस्कवर किया गया था, क्या किया गया था? डिस्कवर्ड किया गया था। किसने किया था? कौन किया था? आपको पता है तो आप अपने लिख भी सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था टी.ओ. डायनर साहब थे, एक साइंटिस्ट का नाम था टी.ओ. डायनर, ठीक है ना। टी.ओ. डायनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वायरॉइड्स के बारे में बताया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। इससे होने वाली जो बीमारी थी, कौन सी बीमारी होगी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, PSTV। क्या नाम है? पोटैटो, फिर से लिखिएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका कंप्लीट फॉर्म है। एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, क्रायोसिंथेमम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और ये एक तरीके का यहाँ भी जो है ये इन्फेक्शन करता है, खासकर माइक्रोफेजेस की अगर हम बात करें। एक और नोट कर लीजिएगा, सिट्रस एक्सोक्वार्टस। सिट्रस एक्सोक्वार्टस, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
ये भी नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है, और कौन डिस्कवर्ड किया था ये भी आपको जानना है। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। किसने किया था? टी.ओ. डायनर ने किया था। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज़ सबसे ख़ास बात यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वायरॉइड्स के करस्पॉन्ड में, ये क्या है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। मैं इसी बॉक्स में बना दे रहा हूँ, आप अपने स्तर से साफ सुथरा बना लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो आरएनए होता है, 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 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्या सर? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। ये आपके दिमाग में, आपके जहन में इस बात को रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, बॉक्स में बना के लिख दिया है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ कंफ्यूजन ना हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट को हम विरियन, ध्यान रखिएगा, वायरॉइड्स हो गया। अगला पॉइंट है विरियन के बारे में बताएंगे। विरियन क्या होता है? एक तरीके का ये कंप्लीट वायरस होता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का कैसा होता है? कंप्लीट वायरस होता है। कंप्लीट वायरस होता है, विरियन कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के साथ में, जेनेटिक मटेरियल के साथ में और क्या होगा? क्या होगा? प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? वायरॉइड्स कहते हैं। ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वायरस पार्टिकल असेंबल्ड पार्टिकल होते हैं, और आउटसाइड मोस्ट इज कॉल्ड विरियन, ये कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम स्लो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्लो वायरस भी कहा जाता है। यह स्लो वायरस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्लो वायरस इसलिए कहा गया क्योंकि ये बड़े धीरे तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसके डिस्कवर्ड की बात कर लूँ। डिस्कवर्ड बाय कौन किया था? स्टैनले बी प्रूजनर ने किया था। स्टैनले प्रूजनर ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था? 1997 में सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था। सबसे ख़ास बात क्या है? हैच लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, और यही पूछा गया है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? एब्सेंट होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? वनली क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। मतलब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो बीमारी होने वाली है, बीमारी यहाँ से दो तरीके की बीमारी होती है। एक बीमारी का नाम लिखना है, फिर दूसरी बीमारी का नाम लिखना है। पहला जो बीमारी है स्क्रैपी, आपने जानते होंगे कि स्क्रैपी जो डिसीज़ है, स्क्रैपी डिसीज़ कहाँ पे होता है? सीप में होता है। सीप के बारे में आप जानते होंगे। दूसरा जो बीमारी है स्क्रैपी डिसीज़ किसमें? सीप में। और दूसरा जो है कुरू डिसीज़ होता है। क्या होता है सर? कुरू डिसीज़ होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंटरफेरॉन, ध्यान
इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो किसी वायरस के द्वारा किसी सेल में किया जाता है, इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो इंटरफेरॉन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो लास्ट के 4 कॉन्सेप्ट हमने बताया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में खोज किया था, जी.एम. फिनले। क्या नाम था सर? जी.एम. फिनले इनका नाम था। जी.एम. फिनले एंड मैकुलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। मैकुलम साहब ने क्या कहा था? मैकुलम साहब ने ये कहा था कि सर 1937 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जी.एम. फिनले और मैकुलम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिमले, ठीक है, फिमले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें रिपोर्ट किया कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। ये नोट कर लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट, एक साइंटिस्ट थे एलियकिसैक और लिंडमैन, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक साइंटिस्ट थे एलियकिसैक एंड लिंडमैन थे। इन्होंने जो क्या दिया था? इन्होंने एक टर्म दिया था। कौन सा टर्म? जो हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। जो इन्होंने शब्द दिया था, कौन दिया था? एलियकिसैक और लिंडमैन ने। कब दिया था? 1957। कब दिया था? 1957 में। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक चीज़ बताया था कि इसका डेफिनेशन क्या है? इन विच सेल infect only one type of cell, केवल एक प्रकार की कोशिका को क्या करता है? ये इन्फेक्शन करता है और इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड कहाँ किया गया था? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड किया गया था बाय द सेल इन कौन से? आपको याद करना पड़ेगा। क्या? मैमल्स के बारे में। किसके बारे में? मैमल्स के बारे में, रोडेंट्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये आइसोलेट कहाँ से किया गया था? आइसोलेट कौन किया था? टिंडल एक साइंटिस्ट थे। टिंडल ने एक इफ़ेक्ट किया था। इस टिंडल में आइसोलेट किया गया था इंटरफेरॉन फ्रॉम कहाँ से? हेन एग से। ध्यान रखिएगा, हेन एग से, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट आपको नोट करा दें, यहाँ पे होता क्या है? इंटरफेरॉन में सबसे मोस्ट इंटरफेरॉन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, ये यही है, ठीक है। बाकी एक बार नहीं पूछा जाएगा चलेगा, लेकिन ये आपको ज़रूर याद करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। क्या? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर के साथ साथ ये पॉलीपेप्टाइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सब के सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सब के सब महत्वपूर्ण हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट सर क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। डिजीज़ प्लांट, डिजीज़ प्लांट्स से होने वाली बीमारियां जो हैं कौन कौन सी हैं, डिसीज़ प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। डिसीज़ प्लांट मतलब बीमारी होने से जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिसीज़ प्लांट कहेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। पहला पॉइंट है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपीता का पेड़ आपने देखा होगा। पपाया में आप देखेंगे कि उसका जो लीफ है वो कर्ल हो जाता है। ठीक है ना, कर्ल मतलब कुछ इस तरीके से घूम जाता है। ठीक है, इसके बाद येलो वेन मोज़ेक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वेन्स होती हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाएगा। पोटैटो लीफ रोल, ये सारी के सारी जो बीमारियां हैं सब वायरस के द्वारा। पोटैटो लीफ रोल, यहाँ पे क्या होता है, जो पोटैटो होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रोल हो जाती हैं। ठीक है, इसी में छुपा हुआ है कि किस तरीके से बीमारी होती है। वेन बैंडिंग, वेन क्या होता है, वेन जो है बैंड कर जाता है। वेन बैंडिंग एक डिसीज़ है जो वायरस के द्वारा होता है, वेन बैंडिंग कहा जाता है। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, क्या, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन। ठीक है, शुगर केन। इसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, क्या याद करना है, बंची टॉप ऑफ बनाना, केले में ये बीमारी होती है, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये याद रखना है। फिर टोमेटो लीफ कर्ल, एक और नोट कर लीजिएगा, टोमेटो लीफ कर्ल। ठीक है, एटसेट्रा और भी हैं। तो इतने आपको 7 जो है याद करना है। याद करने का तरीका, पहले इन तीनों को याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले इन तीनों को, फिर 3 याद करना है और फिर लास्ट वाला, तो आपको आसानी होगा। येलो कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन मोज़ेक और पोटैटो लीफ रोल, वेन बैंडिंग, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, बंची टॉप बनाना और टोमेटो लीफ कर्ल, ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आपको ह्यूमन में जो बीमारियां होती हैं वो लिखना है। ह्यूमन डिसीज़ में क्या क्या हो सकता है, यह नोट करना अति आवश्यक है। सबसे पहले न्यूमोट्रॉपिक डिसीज़, ह्यूमन डिसीज़ में क्या होता है, न्यूमोट्रॉपिक डिसीज़। ये जो बीमारी है, कुछ निमोनिया आप जानते होंगे, ये श्वसन की क्रिया में होता है, रिस्पायरेशन के संबंधित ये रोग है और रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाके क्या करता है, अपना इन्फेक्शन करता है। तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पहला मैंने आपको लिखा है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इन्फ्लुएंजा, क्या लिखना है, इन्फ्लुएंजा आपको लिख देना है। दूसरे की बात करें तो एडिनो वायरस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है राइनो वायरस हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ों को नोट कर लेना है। और इसके बाद डर्मोट्रॉपिक डिसीज़ किसे कहेंगे, डर्मोट्रॉपिक, बी वाले में डर्मोट्रॉपिक,
डर्मोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो किसकी वजह से होती है? डर्मा में। डर्मा का मतलब क्या होता है सर? स्किन होता है, मतलब वायरस से स्किन में होने वाली जो बीमारी है उसे हम क्या कहते हैं? डर्मोट्रॉपिक। जैसे आपको नोट कर लेना है कि चिकन पॉक्स, आप जानते हैं कि चिकन पॉक्स का नाम आपने सुना होगा। चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है यह किसकी वजह से होती है? यह एक तरीके का वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर्प जोइस्टर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्प्स जोइस्टर भी इसी का दूसरा नाम है। एक और नाम नोट कर लीजिएगा इसी का, VZ वायरस। क्या कहते हैं? VZ वायरस कहते हैं। ये भी नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आप R अथवा करके लिख सकते हैं R, और यहाँ भी आप लिख लीजिएगा। इन 3 नामों से इनको जाना जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चिकन पॉक्स के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूं, स्मॉल पॉक्स, इसको भी लिख लीजिएगा। ये एक लार्जेस्ट वायरस है। लार्जेस्ट वायरस के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरियोला वायरस कहा जाता है, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, यहाँ पे वेरियोला नहीं, ये वर्सियोला होगा, वर्सीला। मैं इसको काट देता हूँ। क्या है इसका नाम? वर्सीला वायरस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? मीजल्स। ध्यान रखिएगा, क्या है सर? मीजल्स है। मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीजल्स की खास बातें क्या हैं? हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। क्या होगा सर? हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन में। ठीक है, और ये कौन सा होगा? रूबियोला वायरस के बारे में आप जानते होंगे। रूबियोला वायरस के बारे में आप जानते होंगे। और एक चीज़, ये मीजल्स होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रूबियोला वायरस के साथ साथ तीसरा जो कॉन्सेप्ट है विसरोट्रॉपिक डिसीज़। तीसरा जो है विसरोट्रॉपिक डिसीज़, एक ऐसा डिसीज़ जो भय से होता है, काटने से होता है। जैसे कि आपने सुना होगा रैबिस डिसीज़, रैबिस आर हाइड्रोफोबिया, या क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया क्या होता है? एक ऐसी बीमारी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होना। तो जो पानी से डर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये रैबिस डिसीज़ की वजह से होता है, इसका दूसरा नाम। और ये कब होता है? जब कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है, तब ये होता है। ठीक है, और एक चीज़, इसमें जो आरएनए होगा वह सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड इसमें पाया जाता है। और इनका जो शेप है, नोट कर लीजिएगा, इनका जो शेप है कैसा होता है? बुलेट शेप्ड होता है। कैसा होता है? बुलेट शेप्ड होता है। ठीक है, बुलेट के आकार का होता है। इसके बाद अगला पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसके बाद एड्स के बारे में आप जानते होंगे।
एड्स भी वायरस के ही वजह से होता है। सबसे पहले जो वायरस देखा गया था 1981 में, यह वायरस देखा गया था। कब? 1981 में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? मंकी में देखा गया था, मंकी में। और मंकी में कहाँ देखा गया था? मंकी में एक अटलांटा था, अटलांटा में देखा गया था। ये आप कह सकते हैं कि उड़ीसा साइड में ये सबसे पहले देखा गया था, खासकर भारत में अगर हम बात करें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, या दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से भी होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मेल में अगर हम बता दें, मेल में लगभग 92% लोग पीड़ित हैं, और जबकि महिलाओं में कितनी 6.5% पीड़ित हैं। ठीक है, ये फैलता है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एड्स वायरस को और किस नाम से जानते हैं। एक होता है ARV वायरस, दूसरा है LAV वायरस, लिम्फो एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस जिसका नाम है। ठीक है, लिम्फो एडेनोपैथी आप लिख लीजिएगा, लिम्फो एडेनोपैथी इस वायरस का नाम है। और इसके बाद मैं एक और नाम बता दूं, HTLV थर्ड, ये भी एक तरीके का एड्स वायरस है। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स वायरस इन्हें कहा जाता है, लिम्फोट्रॉपिक वायरस कहा जाता है। तीसरे के बाद चौथा है HIV सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल का नाम है CD4, एक का नाम है CD4, दूसरा CD8। इसे हम क्या कहते हैं? किलर सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलर सेल भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि और वायरस से ह्यूमन में येलो फीवर होता है। कौन सा बीमारी? येलो फीवर होता है। चौथा पॉइंट आपको नोट करना है, डेंगू। आप जानते हैं कि डेंगू जो फीवर होता है वह वायरस के ही वजह से होता है। डेंगू फीवर किसकी वजह से? वायरस के ही वजह से ये होता है। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पोलियो के बारे में आप जानते होंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2000 LT में भी पूछा गया है कि पोलियो भी किसकी वजह से? ये भी वायरस की, पोलियोमिलिटिस वायरस इसे कहा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 5 के बाद 6 हेपेटाइटिस A, और 7 नंबर हेपेटाइटिस B। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये भी वायरस के द्वारा, ये वाटर फूड के द्वारा क्या करता है? फैलता है। और जबकि ये नोट कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिए, हैच लगा दीजिए, बॉडी फ्लूइड के द्वारा आपको करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज मैंने चर्चा किया, और चर्चा करने के साथ साथ मैंने आपको बताया भी कि सर यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड, खासकर वायरस से चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने ख़त्म कर दिया। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार रखिए और उसको प्रॉपर तरीके
से प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रिवाइज भी करते रहिए। और किसी भी स्टेट के बच्चे हो, चाहे आप टीजीटी दे रहे हैं या एलटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए तो उसका आपको पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके संपर्क में जितने भी दोस्त यार मित्र जितने भी लोग हो उन सभी को सहयोग प्रदान, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है। और मेरा ये कहने का कॉन्सेप्ट है कि हर बच्चे के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, तो गरीब बच्चा भी अपने घर से भी तैयारी कर सकता है, जहाँ पे है वो, चाहे घर पे, गांव में, शहर में, या अपना कोई जॉब कर रहा है या कोई काम कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो और ये मेरा जो ख़ास प्रयास है उन सभी बच्चों के लिए किया कर रहा हूँ। और उन सभी लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आप हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हमारी लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है, छोटी है, लेकिन किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास करना पड़ता है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगला जो चैप्टर है हमारा माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा ख़त्म करने के बाद हम जूलॉजी की तरफ चलेंगे, 2-3 चैप्टर उसका भी ख़त्म करेंगे और फिर रिवर्स आएंगे हम बॉटनी की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हमारा बॉटनी का भी पोर्शन और जो जूलॉजी का पोर्शन है, दोनों के दोनों पोर्शंस हमारे आपके साथ में ख़त्म होते रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप जूलॉजी पढ़िए तो बॉटनी का रिवीजन करके क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। और जब बॉटनी पढ़िए, जब जूलॉजी पढ़िए तो बॉटनी का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन बहुत ज़रूरी, हालांकि मैं करा रहा हूं, लेकिन और आप जब तक अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे या आप अपना प्रयास नहीं लगाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ढेर सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो कहीं न कहीं रुक जाता है। रुकने का कारण ये है 3 नंबर होते हैं। सब कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना नहीं, इतना प्रयास करना है कि 3 नंबर आपके डग जाएं। एक नंबर जो आपको पहुंचाएगा, दूसरा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तीसरा एक और नंबर अगर रहे जो क्रॉस कर जाएं, जो मेरिट में आ जाए। मेरिट का मतलब कि आप अच्छे नंबर से रैंक में आ जाएं और आपको आपके मन के हिसाब से, आपके विचार के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कॉलेज में आपको जब जॉब मिलेगा तो वो तभी मिलेगा जब आपकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और नोट्स यदि अगर आप लिख पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जो है जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ माइकोप्लाज्मा आपके लिए, और कल हम इस पे चर्चा करेंगे। कल दिन है शनिवार का, संडे की क्लास हमारी नहीं रहेंगे, संडे को ऑफ रहता है, लेकिन बाकी दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको रेगुलर मिलेगा। किसी वजह से अगर न मिले तो चिंता नहीं करना है, लेकिन मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कभी हेल्थ इशू हो जाए या कोई और बात हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास यही करूँगा कि पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल, जो कंटेंट है, मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज कितना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और माता पिता का ध्यान रखते हुए जीवन को, जो ये संघर्ष का दौर चल रहा है, इस संघर्ष के दौर से आपको निकल के ही आगे जीतना है। कहते हैं कि डर के आगे जीत होता ही है, और ये सत्य है। हर रात के बाद एक सुबह होता है, और वो सुबह आपका सिलेक्शन होगा तभी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।